बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। क्या बात है? बहुत अच्छे। बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। आप लोगों के लिए बहुत खूब, हिंदी कविताओं के लिए बहुत खूब, हमारे लिए बहुत खूब, शायरी के लिए और बहुत खूब उस हंसी के लिए जो आपके चेहरे पे जिंदा है। भाई जिंदगी में बहुत खूब कहने के बड़े मौके आते हैं। आज अचानक पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ कि भाई बहुत खूब कहने का एक मौका इस तरह से भी ढूंढ लिया जाए। एक गाना था जो रेडियो पे बज रहा था, बड़ा पुराना गाना है लेकिन सुना तो बड़ा मजा आ गया। बड़ा प्रसिद्ध गाना एक जमाने में गाया था, शायद मनहर उदास जी ने गाया था, कि तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। और बड़ी अच्छी धुन थी इसकी, धुन थी। अब मैं गायक तो नहीं हूं लेकिन कोशिश करता हूं कि तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी मैं। और उसमें बड़ा अच्छा आगे लिखा हुआ था, ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने पे, कई दिनों से शिकायत नहीं है जमाने से, और मैं सफर हूँ तू सफर की मंजिल है, वगैरह वगैरह। धुन बड़ी अच्छी थी, जैसा कि धुन मैंने आपको बताई। लेकिन अब बहुत खूब कहने का मौका इसलिए आया, हमारे पड़ोस में रहते हैं कव्वाल, उन्होंने ये गाना सुना। बोले साहब ये कोई धुन होती है? ये कोई धुन है? हमारे ऐसा धुन होती है? तू इस तरह से मेरी ये कोई धुन है? धुन हम बताते। तो मैंने कहा बताइए आप कैसे धुन बताएंगे। तो उन्होंने धुन बताना शुरू किया इस तरह से कि तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, कि तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। बजाओ ये आसमान 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 आसमान, ये इतनी बार करते हैं कि आसमान नीचे आ जाए। आसमान 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 आसमान, ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने पे, कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से, मैं सफर हूँ के सफर हूँ के सफर हूँ के सफर हूँ के सफर हूँ, मैं सफर हूँ सफर की मेरी तू मंजिल है, जहाँ भी जाऊँ लगता है तेरी महफिल है। भाई ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही चीज कही जा सकती है, बहुत खूब। भाई कमाल है, लोग क्या क्या नहीं किया करते, इन्होंने धुन का कबाड़ा कर दिया। लोग पता नहीं किन किन चीजों का कबाड़ा करते। वैसे जिंदगी भी कबाड़ा ही है। किसी शायर ने कहा है कि गमों का बोझ होता तो उठा भी लेते, जिंदगी बोझ बनी है उठाएं कैसे। लेकिन आप जिंदगी को बोझ मत मानिए, क्योंकि हम आपके साथ हैं, और अगर हम आपके साथ हैं तो जिंदगी बोझ कैसी। फिर तो जिंदगी में सोच है, साज है, आवाज है, कविताएं हैं, शायरी है, छंद है, रुबाई है, और कमाल के शब्द है। और उन्हीं शब्दों के संवाहक हमारे साथ हैं, जिनके पास सुर भी है और शब्द भी है। ऐसे ही तीन साथी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आइए मुलाकात करते हैं उनसे। आज आपकी ऐश ही ऐश है। भाई पूछिए क्यों? आज आपकी ऐश ही ऐश है क्योंकि इधर भी शैलेश है और उधर भी शैलेश है, लेकिन दोनों ही शैलेश में कुछ तकनीकी भिन्नताएं हैं। तकनीकी अच्छा है। तकनीकी भिन्नताएं मात्र इतनी है कि ये डॉक्टर शैलेश है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बस बात सिर्फ इतनी सी है। और मैं शैलेश लोढ़ा हूँ, ये शैलेश श्रीवास्तव है। और शैलेश जी की एक बड़ी खासियत और एक तकनीकी भिन्नता यह भी है कि मैं जब गाता हूं तो सुर आंसू बहाते हैं, और ये जब गाती हैं तो सुर स्वयं साथ में गाने लगते हैं। बहुत बढ़िया गाती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, अभिनय में भी दखल देती हैं, और तमाम जितने कला के क्षेत्र हो सकते हैं वहाँ शैलेश जी की अपनी पकड़ है। पहुँचे आज हमारे साथ में है शैलेश श्रीवास्तव जी, हम स्वागत करते हैं उनका। तो आज एक बड़ी खास बात है, जिंदगी में श्री का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं जहां वास्तव में श्री बसते हैं वहां पे सुख होता है, लेकिन जहां श्रीवास्तव बसते हैं वहां और भी सुख होता है। आज इधर भी श्रीवास्तव है और उधर भी श्रीवास्तव है। ये नम्रता श्रीवास्तव है, लेकिन इनका तखल्लुस नमिता है। ये नम्रता नमिता नाम से कविताएं करती हैं, भोपाल में रहती हैं, और आज हमारे बीच में आई है। बड़ी भाई
बहुत कम महिलाएं हैं जो पैरोडी लिखा करती हैं, लेकिन नम्रता का जो दखल है वो पैरोडी में भी है, गीतों में भी है, गजलों में भी है। तो आज हम नम्रता को भी सुनेंगे। नम्रता हमारे बीच में। नम्रता देखिए, एक शब्द होता है गौतम, वैसे वो गौतम है, लेकिन अगर इसको मिला जुला के तोड़ मरोड़ दिया जाए तो तम अंधेरे को कहते हैं। वो व्यक्ति जो कहे गौतम मतलब अंधेरे, तुम दूर हो जाओ, दूर नहीं होगे तो मैं कविताओं के अलग से कुछ कविताओं की ऐसी अलग जगाऊंगा कि अंधेरों को दूर होना पड़ेगा। वो है मुकेश, क्योंकि अव्यवस्थाओं के अंधेरे के खिलाफ अपनी कविताओं की रोशनी लेके निकलते हैं, और जब अपनी व्यंग कविताएं पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं भाई बहुत खूब। वो होते हैं मुकेश गौतम। तो भाई आज दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोहे मुकेश गौतम। आप बड़े भाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि दो आप खूबसूरत महिलाओं के बीच में बैठे हैं। जिंदगी में ऐसे मौके कम ही आते होंगे आपके लिए, लेकिन आज आपके लिए मौका आया तो एंजॉय कीजिए। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर और आप वहां बैठे रहें। और आज हम शुरुआत करते हैं नम्रता से कि वो यहाँ आए और हमें कुछ सुनाए। हम जोरदार तालियां बजाएं नम्रता। शैलेश जी, आप अभी तकनीकी गड़बड़ी की बात कर रहे थे। मैं देश में जो तकनीकी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे घोटाले हैं, मैं उस पर कुछ कहना चाहती हूँ। पैरोडी के माध्यम से बात करती हूँ, सुनिएगा। मैं कुर्सी की महिमा का बखान करना चाहती हूँ। कुर्सी महिमा आपके बीच रखती हूँ। जय कुर्सी मैया, जय जय कुर्सी मैया, तेरे लिए सब भूले, तेरे लिए सब भूले, बाप पूत भैया, जय कुर्सी मैया। क्या बात है। तुम अफसर की कुर्सी, तेरा जलवा है भारी। तुम अफसर की कुर्सी, तेरा जलवा है भारी। भ्रष्टाचारी पन पे, भ्रष्टाचारी पन पे खुश हो दरबारी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और देखिए आगे नेताओं के क्या हाल है। नेताओं के पास अगर कुर्सी आ जाती है, तुम नेता की कुर्सी, तेरा जमकर है जलवा। तुम नेता की कुर्सी, तेरा जमकर है जलवा। सूट केस के संग में, सूट केस के संग में नित्य चखे हलवा है। जय कुर्सी मैया। बहुत अच्छे। और अगर कुर्सी जहाँ तक खाकी वर्दी पर जाती है जी, वर्दी का रंग जहाँ आता है, देखिए क्या होता है। तुम डंडे की कुर्सी, खाकी रंग तेरा न्यारा। तुम डंडे की कुर्सी, खाकी रंग तेरा न्यारा। सट्टा जुआ दलाली, सट्टा जुआ दलाली, हर दिन त्योहारा। जय कुर्सी मैया। क्या बात भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। नम्रता जी, आपने कुर्सी की महिमा सुनाई। कुर्सी चीज ही ऐसी है। मेरे एक मित्र हैं, वो बढ़िया बात कहा करते थे। वो कहते थे कि एक पेड़ था, उस पेड़ पे कुछ उल्लू बैठा करते थे पेड़ की डाल पे। कुछ दिनों बाद एक आदमी ने उस पेड़ को काटा और काट के उसकी लकड़ी की कुर्सी बनाई। वो कुर्सी संसद में रखी और अब भी वहां उस पे उल्लू ही बैठते। वाह भाई वाह। कुर्सी ऐसी चीज है, जैसे हमारे शहर के एक नेताजी एक नाई के यहाँ बाल कटवाने गए तो नाई ने कह दिया मैं नहीं काटता बाल, मैं काटूंगा ही नहीं। अरे बोले यार तू बाल काटने के 20 रुपए लेता है, मैं 40 दे दूंगा। बोले तू 100 रुपए दे तो नहीं काटूंगा। मैंने कहा भाई ऐसा क्या कर दिया, क्यों नहीं काटना चाहते इसके बाल। बोले आता है कुर्सी पे बैठता है और फिर उठता नहीं। बहुत अच्छे। ये है हमारे देश की स्थिति। अगर हमारे देश के नेताओं को कुर्सी मिल जाए वो उठने को तैयार नहीं होते। अफसरों को कुर्सी मिल जाए तो उनमें अहंकार आ जाता है। खाकी वर्दी कुर्सी पे बैठकर आम आदमी को आम आदमी नहीं समझती। कुर्सी पे बैठने वालों, आम आदमी को आम आदमी समझो, वही इस देश के प्रजातंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी में अगर कुर्सी मिल जाए तो अहंकार मत करो और हर किसी लड़की से प्यार मत करो। इसे कहते हैं घटिया शायरी, और घटिया शायरी जिंदगी में नहीं करनी चाहिए और नहीं सुनानी चाहिए। हम हमेशा आपको सुनाते हैं अच्छी कविता और अच्छी शायरी। हम यूं गए और यूं आए और फिर सुनते हैं ढेर सारी व्यंग कविताएं और गीत, और फिर आप कहेंगे बहुत खूब। शुक्रिया आपका,
शुक्रिया तो कहना पड़ेगा, आपकी मोहब्बतों के बदले तो मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, लेकिन इतना तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको शुक्रिया कह सकूं। भाई शुक्रिया तो मैं उन कवियों का भी कहना चाहता हूं जो इतनी दूर दूर से हमारे बीच में आते हैं, इतनी मेहनत, इतना परिश्रम करके इतना अच्छा लिखते हैं और आपको सुनाते हैं। जिंदगी में दो तीन चीजें बड़ी मुश्किल होती है। मुश्किल चीज होती है लिखना, उससे ज्यादा मुश्किल चीज होती है उसे सुनाना, उससे ज्यादा मुश्किल चीज होती है उसे समझना। एक मुश्किल काम ये करते हैं, ये लिखते हैं, दूसरा मुश्किल काम मैं करता हूं, मैं इन्हें सुनवाता हूं, लेकिन सबसे मुश्किल काम आप करते हैं क्योंकि आप इसे समझते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा मुश्किल काम जो होता है समझ के सराहना। जिंदगी में आदमी समझ लेता है, सराहता नहीं है, लेकिन आप बड़े अच्छे लोग हैं, आप सराहते हैं। जिंदगी में सराहने से बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। तो आइए तारीफों के पुल बांधते हैं हमारे अगले कवियों के लिए। जिंदगी में कोई इतना सा भी करे तो उसे सराहिए जरूर, क्योंकि हो सकता है वो आपकी सराहना से आगे और बड़ा करने की प्रेरणा पाए। तो आइए हम मिलते हैं मुकेश गौतम से, जो जवान है, युवा है, उनकी कविताओं में भी रवानी है और जवानी है। उनकी कविताओं में व्यंग की एक धार है, तो व्यंग की इस धार को और तेज बनाने के लिए जरूरत होगी आपकी और मेरी तालियों की मुकेश गौतम के लिए। भाई बहुत खूब के दर्शक, सचमुच आप बहुत भाग्यशाली हैं जो शैलेश लोढ़ा के कुशल संचालन में अपने घर में बैठ के टीवी पर कविताएं सुन रहे हैं। वरना तो कविता सुनाने के लिए आजकल कहां कहां जाना पड़ता है। पिछले दिनों हम जबलपुर गए, जबलपुर जेल में कवि सम्मेलन था। ओहो। जेल में से कविता पढ़ने के बाद हम लोग निकल रहे थे, गेट पर जेलर साहब मिले। अच्छा, क्या बात है। मैंने कहा जेलर साहब आपकी जेल बहुत अच्छी है। वो बोले कभी भी आ जाओ, इसके दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, घर में, मोहल्ले में। वैसे जेल से एक बात याद आ गई, हमारे कवि मित्र हैं महेंद्र अजनबी, वो बढ़िया बात कहते हैं। वो कहते हैं कि एक जेलर साहब ने बड़ी बारीक बात, क्या साहब तुम व्यंगकार हो, व्यंग की बढ़िया बात करते हैं वो, कि एक जेलर साहब ने जेल में कवि सम्मेलन रखवाया और जेल में ये कवि सम्मेलन ये सोच के रखवाया कि शायद कैदियों की सजा में कुछ कमी बाकी रह गई है। वाह, बहुत अच्छे। बहुत अच्छी बात कही शैलेश भाई ने। मोहल्ले में, गांव में अगर एक कवि हो तो अच्छा जी, और घर में अगर एक से ज्यादा कवि हो तो उस घर का भगवान ही मालिक जी। यकीन मानिए, एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई। ओहो। एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई। सुहाग रात पर घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई। सुहाग रात पर घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। फिर दुल्हन ने 5 गीत और 6 रुबाई। दोनों का यह मुशायरा रात भर चला। दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी और दोनों को सुबह याद आया कि आज तो अपनी सुहाग रात थी। वैसे कवि बनने से पहले जब मैं बेरोजगार था जी, रोजगार के लिए इधर उधर भटकता फिरता था, ऐसे ही एक शाम बंगला बहुत ही आलीशान, गेट पर पहुंचते ही देखा एक सफेद रंग का छोटा सा कुत्ता हमें देख रहा था और अपनी हल्की सी आवाज में लगातार भौंक रहा था। अच्छा। हमने गेटकीपर से पूछा, यह कुत्ता क्या आपके साहब का है? वो बोला नहीं, मेम साहब का है। जब हमने इस कुत्ते के खाने के बारे में जानना चाहा, उसने एक लंबी लिस्ट पढ़कर बताया, ये सुबह बेड पर ही हेल्थ ड्रिंक पीता है। ओहो। अच्छा। ये सुबह बेड पर ही हेल्थ ड्रिंक पीता है, सिर्फ 3 कप लेता है, 8 बजे ब्रेड, 5 अंडों का आमलेट, दोपहर में काजू हलवे की 3 प्लेट, शाम को हल्के स्नैक्स लेता है। और एक बात और बताएं कि रात को हमारे बेडरूम में ही सोता है। गेटकीपर ने हमसे पूछा कि आखिर ये सब कुछ हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हमने उसे बताया, भाई साहब हम तो 7 साल से बेरोजगार हैं, अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं, मेहरबानी करके इस कुत्ते को छोड़ दीजिए। अच्छा है, क्या बात है। तरह तरह की बातें होती हैं। नेताओं की बात हमारी कवित्री कह रही थी। नेता सचमुच हमें बड़े अजीब अजीब मिले। 2 छोटी सी व्यंग की कविताएं आपके बीच पहुंचा रहा हूं। स्वागत कि डाकुओं का इंटरव्यू करने के लिए हम चंबल गए। वाह। मुझे वहां डाकू नजर नहीं आए। मैंने वहां भटकते हुए एक आदमी से पूछा, भाई साहब आजकल यहाँ डाकू नहीं रहते? वो बोला, नहीं भाई साहब, अब उन सब डाकुओं की पदोन्नति हो गई है, उनकी जगह अब चंबल में नहीं, उनकी जगह देश के संसद में। एक और छोटी सी कविता इसी रस की कि पहले कुख्यात डाकू थे, अब मंत्री हैं। पहले पुलिस से भागते फिरते थे, अब उनकी सुरक्षा के लिए सरकारी संतरी है। वाह, बहुत अच्छा। पहले कुख्यात डाकू थे, अब मंत्री हैं। पहले पुलिस से भागते फिरते थे, अब उनकी सुरक्षा के लिए सरकारी संतरी हैं। हमने उनसे पूछा, नेताजी आप में इतना बदलाव कैसे आया?
वो बोले कैसा बदलाव? जब मैं डाकू था मेरे कपड़ों का रंग काला था, अब एकदम झक सफेद उजला है। दोस्त मैंने वो काम नहीं छोड़ा, बस काम करने का तरीका बदला है। क्या बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सुना रहे थे आप। काम करने का तरीका बदला, ये कहने का एक तरीका होता है। आपने चंबल की बात की, चंबल की बात को अपने तरीके से एक कवि हैं तेज नारायण बेचैन, एक बहुत छोटा सा गांव है जौरा, वहां वो रहा करते हैं, ग्वालियर के आसपास कहीं है। उन्होंने इसी बात को अपने मुक्तक में एक ढंग से कहा कि तेज नारायण ने बहुत बढ़िया बात कही कि तोप तमंचे छुरे कतरनी पैने चाकू भेज दिए। क्या बात? तोप तमंचे छुरे कतरनी पैने चाकू भेज दिए, सीमा की रक्षा करने वीर लड़ाकू भेज दिए, और चंबल के बीहड़ में अब तो कविताएं लहराती है, जितने भी थे हमने चुनकर दिल्ली डाकू भेज दिए। बहुत अच्छे। तो भाई जिस देश पे डाकुओं का राज हो वहां क्या किया जाए, लेकिन वो डाकू ज्यादा बेहतर होते हैं जो दिलों पे डाका डालते हैं, और शैलेश जिनका नाम हो वो दिलों पे डाका डालते ही हैं। अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा साहब, लेकिन डॉक्टर शैलेश हमारे साथ हैं जो इस ब्रेक के बाद आपके सामने आएंगी और अपनी गजलों से, मैं जानता हूं आपको जब वो गजलें सुनाएंगी तो आप कहेंगे भाई वाह शैलेश जी मजा आ गया, हम ये सब काम करेंगे। लेकिन यूं गए और यूं आए उसके बाद, तब तक इंतजार कीजिए हमारा और कहते रहिए बहुत खूब। भाई बहुत खूब भाई, मेरी बहुत खूब तो आप लोगों के लिए क्यों ना हो, क्योंकि जिंदगी के अंदर सुनना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आप तो बढ़िया सुनते हैं और बढ़िया सराहते हैं। मेरे पास इतने खत, इतने ईमेल्स आते हैं, कहते हैं भाई शैलेश जी कमाल कर दिया, इस कवि ने ये सुनाया, इस कवि को सुनवाई। आपके इस तरह के सजेशंस हमें भेजते रहिए, हमें आप मेल करते रहिए, आपके इन सजेशंस को हम पढ़ेंगे और उस पर अमल भी करेंगे, आपके पसंद की कविताएं भी सुनवाएंगे और आपको यहाँ बुला भी सकते हैं। क्या भरोसा, आप में से किसी का लेटर पसंद आ गया तो मैं तुरंत यहाँ बुलवा लूंगा, फिर आपके लिए कहेगा देश बहुत खूब। लेकिन अभी ये बातें बाद में, अभी हमारे साथ हैं शैलेश। जैसा कि मैंने आपको बताया डॉक्टर शैलेश बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, अभिनय भी करती हैं, बहुत तमाम तरह के कला के क्षेत्र के जितने काम है, जितने आयाम हो सकते हैं, सारे आयामों को वो छूती हैं। और डॉक्टर शैलेश जब हमारे बीच में है तो मैं चाहता हूं कि वो कला के आयामों को छुए ही, लेकिन हमारे दिलों को भी छू ले अपनी एक गजल सुना के। तो आइए डॉक्टर शैलेश। बहुत खूब के सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आपको शैलेश लोढ़ा जैसे एंकर मिले हैं, इतने अच्छे संचालक करते हैं, जितने अच्छे वो एक्टर हैं जिनकी तारीफ में कुछ कहा जाए तो कम ही होगा। उन्होंने मुझसे कहा है गज़ल पढ़ने के लिए, मैं ज़रूर पढ़ूंगी। उससे पहले 2 लाइन अपने इंट्रोडक्शन के बारे में जो मैं कहती हूँ जी। ना मैं बादल हूँ ना पुरवाई हूँ। क्या बात है, वाह वाह। ना मैं बादल हूँ ना पुरवाई हूँ, पुरवाई हूँ, एक लघु बूंद हूँ धरती पे उतर आई। क्या बात है, लघु बूंद, वाह वाह वाह। ना मैं बादल हूँ ना पुरवाई हूँ। क्या बात है, वाह वाह, लघु बूंद, बहुत बढ़िया प्रयोग किया आपने, बहुत अच्छा, वाह वाह। थैंक यू, स्वागत है। और अब एक गजल देती हूँ आपको जी। गुल पे पहरा है जहाँ खारों का, क्या भरोसा वहाँ बहार। हाय हाय, वाह वाह, गुल पे पहरा है जहाँ खारों का, क्या भरोसा वहाँ बहारों का। चाँद जब बादलों के घेरे में, चाँद जब बादलों के घेरे में, कौन चर्चा करे सितारों का। हाय 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 हाय, चांद जब बादलों के घेरे में कौन चर्चा करे सितारों का। वाह वाह वाह, सितारों का। यहाँ आपने सितारे लगाए हैं और चांद है हमारे शैलेश जी। दर्द किसको सुनाए हम अपना, हाय हाय, दर्द किसको सुनाए हम अपना, कोई हमदम नगम के मारों का। क्या बात है, कोई हमदम नगम के मारों का, हमदम नगम के मारों का। चाँद जब बादलों के घेरे में, कौन चर्चा करे
सितारों का कौन चर्चा करे सितारों का। कश्ती तूफान के हवाले कर दी, कश्ती तूफान के हवाले कर दी, कौन एहसान ले किनारों का। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया शेर है भाई, बहुत बढ़िया शेर है। कश्ती तूफान के हवाले कर, कौन एहसान ले किनारों का। इस शेर पे मैं आप सबका खास ध्यान चाहूंगी। जी जी इरशाद। कि देश की पालकी का क्या होगा, हाय हाय, देश की पालकी का क्या होगा, आचरण है गलत कहाँ रोका। बहुत बढ़िया भाई, आचरण है गलत कहाँ रोका भाई, क्या बात है। हमारे कवि लोगों ने भी इस पे बहुत प्रकाश डाला आज के देश की व्यवस्था पे। बहुत अच्छा। देश की पालकी का क्या होगा, देश की पालकी का क्या होगा, आचरण है गलत कहाँ रोका, आचरण है गलत कहाँ रोका। चाँद जब बादलों के घेरे में, कौन चर्चा करे सितारों का, कौन चर्चा करे सितारों का। वहाँ अल्फाज की जरूरत क्या, वहाँ अल्फाज की जरूरत क्या, हो जहाँ काम बस इशारा, इशारों का। क्या बात है, वहाँ अल्फाज की जरूरत क्या, अल्फाज की जरूरत। और जाने कैसी बहार आई है, जाने कैसी बहार आई है, उदास दिल है सब नजारों का, उदास दिल है सब नजारों का। गुल पे पहरा है जहाँ खारों का, क्या भरोसा वहाँ बहारों का। चाँद जब बादलों के घेरे में, कौन चर्चा करे सितारों का, कौन चर्चा करे सितारों का। क्या बात है, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शैलेश जी, शैलेश की ओर से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इस कार्यक्रम की ओर से, आपने बहुत बहुत बढ़िया गजल सुनाई और सारे लोगों ने, मुकेश ने, नम्रता ने अपने अपने रस की कविताएं सुनाई। हम यही चाहते हैं कि अपने अपने रस की कविताएं कवि आके सुनाए। आप कहेंगे कि आखिर इन कवियों में और आप में क्या फर्क है? फर्क कुछ भी नहीं है। मैं जाते जाते सिर्फ 2 शेर कह देना चाहता हूँ, अगर ये शेर आप जिंदगी में अपना लें तो शायद आप भी कवि हो जाए। और शायर का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन शेर बड़े अच्छे हैं, वो बहुत बढ़िया कहते हैं। वो कहते हैं कि आंख भर रोना जरूरी है, आंख भर रोना जरूरी है, दर्द का होना जरूरी है, और आदमी का दुख समझने को आदमी होना जरूरी है। बस हम हमारी आदमियत को जिंदा रखें तो सारे दुख दर्द समझ में आ जाएंगे, और जब दुख दर्द समझ में आएंगे तो भीतर से निकलेगी कविताएं, और जब लहराएंगी कविताएं तो चारों तरफ ना गम होगा, ना उदासी होगी, होगी हंसी, होगी मुस्कुराहट, होगी खुशियां, और गूंजेंगे सिर्फ 2 ही लफ्ज, बहुत खूब।